हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं हमारा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट 2। ओके, तो इस पार्ट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बॉर्न ओपन हाइमर अप्रोक्सीमेशन। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बॉर्न ओपन हाइमर अप्रोक्सीमेशन। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें सेकंड वन आवर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ठीक है, जो हमारा आज का मेजर टॉपिक है विच इज रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि बॉर्न ओपन अप्रोक्सीमेशन क्या है। ठीक है, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन जो है बेसिकली वो बताता है कि जो हमारी एनर्जी है मॉलिक्यूल की, जब हम उसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करते हैं, मतलब जब उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ मैटर इंटरेक्ट करता है तो जो मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी होती है वो होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का सम प्लस उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी का सम प्लस उसकी रोटेशनल एनर्जी का सम प्लस उसकी ट्रांसलेशनल एनर्जी का सम। मींस जब हम मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब मैटर के पास एमिट करते हैं, मैटर के ऊपर एमिट करते हैं, तो उसमें टोटल 4 टाइप की एनर्जीज हमें मिलती हैं। ठीक है, तो अब और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है, ये एक अप्रोक्सीमेशन है। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, उसके बाद वाइब्रेशनल एनर्जी, उसके बाद रोटेशनल एनर्जी और उसके बाद उसकी ट्रांसलेशनल एनर्जी। कल हमने बात करी थी पहले लेक्चर में कि जो हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो बहुत सारी क्या होती है उसमें वेव्स होती है। मींस वो गामा रेज भी होगी, उसमें कॉस्मिक रेज भी होती है, उसमें यूवी भी होती है, उसमें आईआर भी होती है, उसमें माइक्रोवेव भी होती है। तो वो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस मैटर पे पड़ेगा तो उसमें इतने टाइप के क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। मींस दिस टाइप ऑफ एनर्जी उसमें क्या होती है, जनरेट होती है। प्लस जो हमारी ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, उसके बाद जो बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन का टर्म था वो कहता है कि जो हमारी ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, बहुत ही नॉन क्वांटाइज्ड होती है। हमारी क्या होती है, नॉन क्वांटाइज्ड होती है और बहुत कम होती है। तो कम होने के कारण हम इसको क्या करते हैं, नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेते हैं। हम उसको क्या कर लेते हैं, नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेते हैं। फिर जो हमारा रिजल्टिंग जो हमारी टोटल एनर्जी आती है, ई टोटल, वो आती है हमारी ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल। ठीक है, ये हमारी टोटल जो हमारा टोटल एनर्जी ऑफ जो मॉलिक्यूल होगी वो हमारी 3 चीजों पे डिपेंड करेगी। वन इज इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, रोटेशनल के बारे में। ठीक है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे। अब हम जो हमारा दूसरा आज का मेजर टॉपिक है, उससे भी पहले हम एक पहले छोटा सा इसको पहले समझते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को। उससे पहले हमें समझते हैं कि व्हाट इज रोटेशन, या मींस मॉलिक्यूल कैसे रोटेट होता है जब हम उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं। क्या कंडीशंस होती हैं जब हम मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डालते हैं कि वो रोटेट करे। हर कोई मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, कौन कौन से मॉलिक्यूल रोटेट करेंगे, या जो रोटेट करेंगे वो कितना रोटेट करेंगे। उन सब चीजों को पहले हम थोड़ा सा क्या करते हैं, आइडिया उसका ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहले बात करते हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल जो होंगे वो रोटेट करेंगे। रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, वो कौन सा होता है, माइक्रोवेव होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी नियर अबाउट 3 × 10 की पावर 6 से लेके 3 × 10 की पावर 10 हर्ट्ज तक होती है। हम यहाँ पर हर्ट्ज की बात करेंगे, वैसे ही और भी इसकी क्वांटिटीज होती है, मींस और भी इसके डायमेंशन होती हैं। बेसिकली हम भी बात किसके में करेंगे, हर्ट्ज में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रीजन होता है जहां तक मुझे पता है। ठीक है, तो बात करते हैं, तो हम क्या डालेंगे उसमें, इलेक्ट्रो माइक्रोवेव डालेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होती है। तो जब हम ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो हम जानते हैं इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एच न्यू। ये हमारे पास एक इक्वेशन है एनर्जी की। तो इट मींस हमारे पास क्या है, एक एनर्जी है। तो जब मैं लेट सपोज मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, अभी मैं इसको ए बी से कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कोई मॉलिक्यूल, सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल ए बी है, और उसमें मैं क्या कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करा रहा हूं, एमिट करा रहा हूं। अब
सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि कौन से मॉलिक्यूल होंगे ये एबी जो क्या करेंगे, माइक्रोवेव रोटेशन को दिखाएंगे। मींस माइक्रोवेव जब उसके ऊपर आएगी तो क्या करेंगे, रोटेशन शो करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि उसके पास क्या होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। कि जो हमारा जो मॉलिक्यूल है अगर वो माइक्रोवेव एक्टिव है तो उसके पास क्या होना चाहिए, मींस अगर मॉलिक्यूल को माइक्रोवेव, अगर मैं मॉलिक्यूल के ऊपर माइक्रोवेव रेडिएशन एमिट करता हूं और मॉलिक्यूल चाहे कि मैं रोटेट करूं तो उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। ठीक है, डाइपोल मोमेंट को हम बेसिकली किससे दिखाते हैं, चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम, इज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल। और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मींस अगर मेरा कोई मॉलिक्यूल चाहे कि मैं माइक्रोवेव एक्टिव हूं तो उसके पास क्या होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। क्लियर। अब तो ऐसे मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे जिनके पास डाइपोल मोमेंट होगा, सिंपली एक मॉलिक्यूल लेता हूं जैसे मैं HI है, HBr है, HCl है, ऐसे मॉलिक्यूल जो सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं मेरे, इनके पास डाइपोल मोमेंट होता है। कैसे होता है डाइपोल मोमेंट, क्योंकि अगर मैं H और Cl की बात करूं तो इसके पास क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपनी तरफ को चार्ज का सेपरेशन ले लेगा और चार्ज आ गया और इनके बीच में डिस्टेंस भी है तो इनके पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। अगर मैं सिमिलर H2 की बात करूं विच इज अ होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल तो ये क्या होगा, इसके पास क्या है, चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो ये क्या हो गया, इसके बाद डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ठीक है, तो जिनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है दे आर माइक्रोवेव इनएक्टिव। तो माइक्रोवेव को अगर आपको कोई भी पूछे कि आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा दिखाने, आपको 3-4 मॉलिक्यूल दे देगा, लेट्स सपोज आपको दे देगा HCN, आपको दे देगा H2, आपको दे देगा Cl2, आपको दे देगा HCl, आपसे पूछेगा कि इसमें से बताओ कौन कौन से क्या है, रोटेशनल एक्टिव है या माइक्रोवेव एक्टिव है, तो आप सिंपली कहोगे वन इज माय HCN, वन इज HCl, दीज आर माइक्रोवेव इनएक्टिव। क्यों, क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट नहीं है इनके पास। क्लियर, तो डाइपोल मोमेंट क्लियर हो गया होगा। तो अब फिर से हम अपनी बैक टू अवर टॉपिक जो हमारा था कि जब हमने इसमें क्या करा, माइक्रोवेव रेडिएशन को डाला। ठीक है, तो अब हमें ये भी पता चल गया कौन से मॉलिक्यूल होने चाहिए जिनके पास क्या होना चाहिए, परमानेंट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब लेट्स सपोज मैं इस मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लेता हूं यहाँ पर HBr है तो इसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा और इसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो जब मैं अपना माइक्रोवेव रेडिएशन इस मॉलिक्यूल के ऊपर डालूंगा तो क्या होगा, इसको डाइपोल मोमेंट वैसे दिखाते हैं, दिस इज अवर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, दिस इज अवर पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द डायरेक्शन। ये क्या होती है, डायरेक्शन होती है। मींस डाइपोल की डायरेक्शन ये है। तो जब मैं इसमें क्या करूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालूंगा तो जो मेरा ये डाइपोल है ये चेंज होगा, मींस ये रोटेशन करेगा HBr। तो अभी H ऐसे है फिर Br ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो डाइपोल की भी, अब डाइपोल कहां हो जाएगा, ऊपर को, फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, Br H, ये यहाँ पॉजिटिव ये यहाँ नेगेटिव। ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये कब तक रोटेट करेगा, फिर से एक क्वेश्चन दिमाग में अराइज होता है कि ठीक है रोटेशन कर रहा है और आपने बॉर्न पर अप्रोक्सीमेशन की भी बात करी तो वहां एनर्जी से कैसे आप लिंक करेंगे इसको, अभी करते हैं। ठीक है, तो क्या करा, जब मैंने इसको माइक्रोवेव रेडिएशन इसमें एमिट किया तो ये क्या होगा, रोटेट करेगा। रोटेट जैसे जैसे रोटेट करेगा, अब इसके पास क्या है, चार्ज है। ठीक है, थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ को चलते हैं कि अगर मेरे पास कोई चार्ज है वो मूव करेगा, वो क्या करेगा, मूव करेगा तो वो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। वो क्या करता है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, मींस ये रोटेशन की क्या होगी, कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये जब इसकी फ्रीक्वेंसी, मींस जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है और जो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रिसीजन, मतलब जब ये घूमेगा तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी जब मैच करेंगे तो ये जो इसकी एनर्जी लेवल होगा, जो रोटेशन ये किसी एनर्जी से घूम रहा होगा, मीन रोटेशन कर रहा है तो कुछ ना कुछ इसकी एनर्जी होगी, तो ये रोटेशन, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, तब इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और ये अपने एक सेल से क्या चला जाएगा, मींस एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में क्या करेगा, जंप कर जाएगा। ठीक है, मींस ये रोटेशन तब तक करेगा जैसे, मतलब ये रोटेशन अगर ये इसी स्टेट में है तो रोटेशन करता रहेगा। जैसे ही इसको एनर्जी उतनी मिल जाएगी कि दूसरे स्टेट में क्या कर जाए, जंप कर जाए, तो ये क्या करेगा, अपनी दूसरी स्टेट में क्या कर जाएगा, जंप कर जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा नॉर्मल एक माइक्रोवेव मींस रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का
एक ओवरव्यू कि जिसमें क्या होगा, सबसे पहले एक माइक्रोवेव रेडिएशन एक मॉलिक्यूल के ऊपर आएगा, मॉलिक्यूल रोटेट करेगा और अपनी एनर्जी लेवल को क्या करेगा, चेंज करेगा। जैसे सिमिलर हम किसमें देखते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी सेल से कहां जाता है, हायर एनर्जी सेल में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद अब ये तो हमारा था एक सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में कि जब हमारा क्या होगा, कोई माइक्रोवेव रेडिएशन आएगा, वो एक मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ेगा और मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब उस एनर्जी को समझते हैं कि वो एनर्जी कितनी होती है। वो एनर्जी जो होती है हमारे पास की, उस एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू h² अपॉन 8 पाई स्क्वायर I J प्लस 1 जूल। जो मॉलिक्यूल की एनर्जी होगी जिससे वो रोटेट करेगा वो कितनी होगी, इतनी होगी। मतलब अगर माइक्रोवेव रेडिएशन आएगा तो जो मॉलिक्यूल जिस रोटेशन से, मतलब मॉलिक्यूल जो रोटेट करेगा वो इस एनर्जी के साथ क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब इसमें दिस इज अवर एनर्जी, ये किसके टर्म में लिखा है मैंने अभी, जूल के टर्म में। अगर मैं इसको अभी सेंटीमीटर के टर्म में भी इसको बताऊंगा। ठीक है, तो ये दिस इज प्लांक कांस्टेंट, दिस इज 8 व्हिच इज अ न्यूमेरिकल कांस्टेंट, पाई आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या है मेरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, और J इज अ रोटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, J मेरा क्या होता है इसमें, J इज रोटेशनल कांस्टेंट। J मेरा क्या होता है इसमें, रोटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई कि वो इस एनर्जी से मूव करेगा। क्लियर। अब ये तो मतलब ये जितनी भी बातें थी हमारी कि मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, परमानेंट डायपोल मूवमेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अब जो मेरा है एक टर्म आया है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, इसके ऊपर थोड़ा सा हम क्या कहते हैं बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरे की पूरी जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो इस आई पे ही डिपेंड करेगी, इस आई पे और इस जे पे। तो पहले आई को समझते हैं कि जब एनर्जी हम निकालेंगे तो आई का क्या रोल हुआ। ठीक है, तो उस आई के लिए जो आई होता है वो होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई मेरा क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये अभी मैंने डिस्कस किया। अब व्हाट इज आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। ठीक है, तो जो फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं उनको थोड़ा इजी रहेगा समझने में, बट मैं ऐसे बताऊंगा कि दोनों को क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली समझ में आएगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि जैसे हम बस में ट्रेवल करते हैं, कभी अगर बस चल रही होती है, अचानक बस पे ब्रेक लगता है, तो क्या होता है कि हमारा जो मास है उस मोशन को, मींस हमारा मास उस जो हमारा मींस पहले गाड़ी चल रही थी, अचानक से ब्रेक लगा तो हमारा जो मास है वो क्या करता है, उस मोशन को मींस ब्रेक को क्या करता है, अपोज करता है और आगे को जाता है। तो इस अपोजिशन को मींस जो अपोज किया किसने, हमारे बॉडी ने, किसको, उस मोशन को, मींस रोका, वो भी एक मोशन है, तो उसको क्या किया, अपोज किया। तो उस अपोज को ही क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अगर सिंपल भाषा में समझूं तो ये जो, अगर मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, तो इस रोटेट को मींस जैसे इसको रोटेट करने के लिए मुझे कुछ एनर्जी लगानी पड़ रही है, तो इस एनर्जी को जो मैं एनर्जी लगा रहा हूं और इस एनर्जी को जो अपोज करेगी जो एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर मैं एक नॉर्मल वे में समझूं तो जैसे हम लिखते हैं मोमेंटम को, मोमेंटम होता है m/v, जो हमारा लीनियर मोमेंटम मींस जब लीनियर मोशन करते हैं, जब हमारा सिंपल मोशन होता है लीनियरली, तो हमारा मोमेंट इनर्शिया क्या होता है, m/v। तो और जब हम रोटेशन मोशन करते हैं तो वहां जो हमारा ये मोमेंटम होता है, मोमेंटम किस में कन्वर्ट होता है, हमारा एंगुलर मोमेंटम में, L में, विच इज टर्म्ड एज I into ओमेगा। तो ये लीनियर मोमेंटम है, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है। यहाँ m जो होता है वो चेंज किस में कन्वर्ट हो जाता है, I में, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जो हमारी यहाँ नॉर्मल जो वेलोसिटी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एंगुलर वेलोसिटी में। ठीक है, तो ये जो I है दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको जो डिनोट किया जाता है वो लिखते हैं I इक्वल टू म्यू r स्क्वायर से, वेयर म्यू इज रिड्यूस्ड मास। म्यू क्या होता है मेरा, रिड्यूस्ड मास होता है। ठीक है मेरा, तो I क्या होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और विच इज टर्म्ड एज म्यू r स्क्वायर, और म्यू क्या होता है मेरा, रिड्यूस्ड मास होता है। ठीक है, वो अभी हम डेरिवेशन जब इसको पूरा करेंगे तो इसको और थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया आई की डेफिनेशन। आई बेसिकली क्या है, एक मास है। कब मास है, जब हम एंगुलर मोशन कर रहे हैं। लीनियर मोशन में, जब हम लीनियर मोशन में जो हमारा मोमेंटम आता है वहां जैसे मास होता है, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम में जो मास होता है वो हमारा क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अभी इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड हमारी जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है,
जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें 4 टाइप के हमारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, मींस मॉलिक्यूल का जो क्लासिफिकेशन है वो टोटल 4 वेज में करते हैं हम लोग। 4 तरह से मॉलिक्यूल को हम पढ़ते हैं इन द टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि कौन हमारा एक्टिव होगा कौन इनएक्टिव होगा, वो कौन बताता है, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। ठीक है, इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, पता लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है, तो उसी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही क्या करता है, थोड़ा सा इनको डिस्टिंग्विश करता है मॉलिक्यूल्स को, और फिर इस मॉलिक्यूल के डिस्टिंग्विश से ही हम पता लगाते हैं कि कौन हमारा माइक्रोवेव एक्टिव है कौन सा माइक्रोवेव इनएक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे आते हैं लीनियर मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हमारे क्या आते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल। उसके बाद आते हैं हमारे सिमेट्रिक टॉप। उसके बाद हमारे आते हैं सिमेट्रिक टॉप। नेक्स्ट वन इज अवर स्फेरिकल टॉप। नेक्स्ट वन इज अवर स्फेरिकल टॉप एंड द लास्ट वन इज अवर असिमेट्रिक टॉप। ठीक है, तो हमारे टोटल जो मॉलिक्यूल्स हैं इन द टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इनको कितने टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, 4 वेज में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज लीनियर, सिमेट्रिक टॉप, स्फेरिकल टॉप एंड असिमेट्रिक टॉप। लीनियर में क्या होता है, अगर मैं किसी लीनियर मॉलिक्यूल की बात करूं तो HCl इज माय लीनियर। अब ये जो जितने भी ये मॉलिक्यूल है इन सबके पास क्या होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। अगर आपको कोई पूछे कि जो सिमेट्रिक टॉप, असिमेट्रिक टॉप या स्फेरिकल टॉप है, क्या उन मॉलिक्यूल्स के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, हाँ जी उनके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं किसकी, HCl की। HCl क्या है, मेरे पास एक लीनियर मॉलिक्यूल है। ठीक है, लीनियर को समझने के लिए आपके पास सिंपल जो इसकी कंडीशन होती है वो क्या होती है, IA इज इक्वल टू 0 और IB इज इक्वल टू IC। मींस अगर मैं HCl को लूं, दिस इज माय HCl, ये मेरे पास नॉर्मल मॉलिक्यूल और इसमें मैं 3 एक्सेस में इसकी बात करूं। ठीक है, तो 3 एक्सेस में क्या होता है, 2 एक्सेस में अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं, अगर मेरा ये लेट्स सपोज ये लीनियर मॉलिक्यूल है HCl, अगर मैं इसमें ऐसे रोटेट करूं तो इसके पास कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसी एक्सिस के अराउंड इसको रोटेट कर रहा हूं तो क्या इसके कुछ मास में चेंज हो रहा है, कि I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और I इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, तो ना इसके मास में चेंज हो रहा है ना इसके रेडियस में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ना इसके मास में चेंज हो रहा है ना इसके रेडियस, मींस इसकी रिलेटिव पोजीशन जो पहले थी वही है, तो IA क्या हो जाता है हमारा, 0 नहीं होता है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 0 कंसीडर करते हैं। ठीक है, IB ये एक्सेस देखो चेंज हो रहा है, इसकी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये IA IB क्या होता है हमारा होता है, और अगर मैं ऐसे घुमाऊं दिस इज ऑल्सो चेंजिंग, तो रिलेटिव पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो IA 0 होता है और IB इक्वल टू क्या होता है मेरा IC होता है। और लीनियर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने ये डेफिनेशन लिखा हुआ है एनर्जी का, ये किसके लिए होता है, लीनियर के लिए ही होता है। जब हम रिजिड रोटेटर की बात करते हैं, रिजिड रोटेटर मींस उनके जो बॉन्ड की डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक टॉप की। सिमेट्रिक टॉप में हमारे पास 2 केसेस आते हैं, वन इज अवर प्रोलेट। इसमें हमारे पास क्या आता है, एक प्रोलेट आता है और एक ऑब्लेट आता है। ठीक है, एक हमारे पास इसमें क्या आता है, प्रोलेट आता है और एक ऑब्लेट आता है। अगर मैं प्रोलेट की कंडीशन को बात करूं तो IB इक्वल टू IC विच इज लेस देन ग्रेटर देन मींस IA। IA क्या होता है, इसमें छोटा होता है IB और IC के केसेस में, जबकि ऑब्लेट में अगर मैं बात करूं तो IB इज इक्वल टू IC विच इज IA is greater than IB and IC. This is a condition for oblate. ठीक है, अब इसके मॉलिक्यूल्स का भी एग्जांपल हम जैसे जैसे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझते रहेंगे वैसे वैसे मैं इसको आपको बताता रहूंगा। नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक टॉप। सिमेट्रिक टॉप में क्या होता है, IA इक्वल टू IB इक्वल टू IC। इसमें क्या होता है, 3 के 3 मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो सबका क्या होता है, सेम होता है। इसमें जो बेसिकली मॉलिक्यूल्स आते हैं वो क्या होते हैं, परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल, परफेक्टली क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल, और क्या होंगे, परफेक्टली टेट्राहेड्रल। और ये कमाल की बात यह है कि जो सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स होते हैं वो माइक्रोवेव इनएक्टिव होते हैं। क्यों, अब जैसे मैं परफेक्टली टेट्राहेड्रल की बात करूं तो अगर मैं सिंपली CH4 को लूं, इसमें क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या हुआ, 0 है। इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है, CH4 का 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा गलत बन गया। नॉर्मली मैं बात करूं दिस इज अवर टेट्राहेड्रल, तो ये इधर को आएगा, इधर को आएगा, इधर को आएगा, इधर को आएगा। इन 4 के 4 क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो डाइपोल मोमेंट इसमें 0 होता है। और जिसका डाइपोल मोमेंट 0 है या उसमें नहीं है तो वो क्या होता है,
माइक्रोवेव इनएक्टिव। तो जितने भी स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोवेव इनएक्टिव होते हैं। और लास्ट वन इज अवर असिमेट्रिक टॉप। इसमें क्या होता है, तीनों के तीनों क्या होते हैं, मींस तीनों के तीनों जो कंडीशन होते हैं, IA इज नॉट इक्वल टू IB इज नॉट इक्वल टू AC। असिमेट्रिक टॉप क्या होता है हमारे पास, सबसे जो डिफरेंट कंडीशंस आती हैं वो किसमें आती है, असिमेट्रिक टॉप के केस में आती है, जो क्या होते हैं पूरी तरीके से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और इनकी स्टडी हम क्या करते हैं, बहुत कम करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई करते हैं इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करने के बाद जो इनका एनर्जी का डेरिवेशन आता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आता है। तो इस वजह से हम इसमें क्या करते हैं, असिमेट्रिक टॉप के केस में हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को बहुत कम पढ़ते हैं। स्फेरिकल टॉप माइक्रोवेव इनएक्टिव हो जाते हैं, तो इसके केस में भी हम इन मॉलिक्यूल्स को रहने देते हैं। तो बेसिकली जो स्टडी होती है किसकी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो दो टाइप के मॉलिक्यूल्स में होती है, वन इज लीनियर एंड नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक टॉप, ठीक है। तो लीनियर का आपको पता है, लीनियर तो आप देख के बता सकते हैं कि दिस इज माइक्रोवेव एक्टिव और माइक्रोवेव इनएक्टिव, ठीक है। अगर मैं सिमेट्रिक टॉप की बात करूं तो इसमें जो CN होता है, CN मींस क्या होता है, अब मैं CN को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। CN इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जो हम ग्रुप थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं कि जो इसमें CN है वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके पास CN जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो वो किस केस में आता है, हमारा सिमेट्रिक टॉप के अंदर आता है, ठीक है। लीनियर के केस में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि लीनियर के पास तो दो ही डायटोमिक मॉलिक्यूल, बेसिकली लीनियर मींस क्या है, ये है हमारे पास लीनियर मॉलिक्यूल, लेकिन ये भी क्या है, माइक्रोवेव इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या है, मेरा इनएक्टिव है। अगर मैं ऐसे HCN की बात कर लेते हैं, दिस इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, लेकिन इसके बाद डायपोल मूवमेंट भी है और एक है ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसके बाद 3 एटम्स हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में देखो CN का रोल है नहीं, तो CN बेसिकली किस में इंट्रोड्यूस होता है, सिमेट्रिक टॉप में। अगर आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री CN की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो क्या होगा, सिमेट्रिक टॉप हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। और उसमें दो केसेस आते हैं, वन इज ऑब्लेट एंड नेक्स्ट वन इज प्रोलेट, ठीक है। ये तो था हमारा एक छोटा सा डेफिनेशन किसके बारे में, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन के बारे में। मींस अब आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। बेसिकली दिस इज आवर एनर्जी डेरिवेशन, ये था मॉलिक्यूल का टाइप्स। और अगले लेक्चर में पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे कौन कौन से मॉलिक्यूल लीनियर हैं, सिमेट्रिक टॉप हैं, स्फेरिकल टॉप की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको सिंपली पता है कि जो परफेक्टली अपने शेप में, जैसे SF4, SF6 क्या है, परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल, तो वो किस में आ जाएगा, स्फेरिकल टॉप में, और वो माइक्रोवेव इनएक्टिव होगा। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो माइक्रोवेव इनएक्टिव होते हैं। और असिमेट्रिक टॉप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट दिस सिमेट्रिक टॉप एंड दिस असिमेट्रिक टॉप। तो फर्स्ट जो हमारा नेक्स्ट आने वाला लेक्चर है उसमें क्या होगा कि मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, ये मॉलिक्यूल असिमेट्रिक टॉप है, इन दोनों के बीच में, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। लीनियर सिंपली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, स्फेरिकल टॉप भी सिंपली आइडेंटिफाई, इन दोनों में क्या आता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। तो वो आपको एक सेपरेट लेक्चर में मैं बताऊंगा। और उसके बाद हम सीधे मूव करेंगे हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के पूरा, मतलब जितना भी उसका एनर्जी डेरिवेशन है, रिजिड रोटेटर है या आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन है, उन सब के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।